Womenhood unplugged from first period to the freedom. क्या ये अफेक्ट डालता है फर्टिलिटी को भी? आफ्टर एवरी 10th फीमेल एक को पीसीओडी है। सो ये एक मॉडर्न एपिडेमिक की तरह हमारे बीच में आ गया है। सबसे ज्यादा सुनने को यही मिलता है कि मैडम चेंज तो नहीं हो जाएगा, ये हमारा ही बच्चा होगा, किसी और का तो नहीं होगा। आईवीएफ सेंटर्स हमारे इतने स्ट्रीमलाइन होते हैं कि वो सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। लेट बेबीज प्लानिंग होती है, उसमें वी कैन ऑप्ट अ मेथड विच वी से एग फ्रीजिंग, लेकिन आप अपनी उस क्वालिटी को और क्वांटिटी को फ्रीज कर सकते हो। तो अगर हम स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देंगे तो फिर वो बाकी बेचारे हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली वो उसमें तो आएगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन वो जो रेशियोज होती हैं, जो ट्यून है, वो हमारी खराब हो जाती है। Women health सबसे इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आई एम अ फीमेल बायस्ड, इसीलिए थोड़ा सा और झुकाव है मेरा विमेन हेल्थ को लेकर। और आज विद अनदर एपिसोड ऑफ Womenhood Unplugged फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू द फ्रीडम में आपका वेलकम है। और हमारे साथ डॉक्टर नवदीप हैं, जो कि ऑब्स्ट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर, एक अनदर एपिसोड में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच कीथ। आज के एपिसोड में हम क्या स्पेशल बात करने वाले हैं? आज के हम एपिसोड है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग गर्ल्स, बिकॉज हम लाइन वाइज ही चल रहे हैं। जो मॉडर्न एपिडेमिक है, मतलब जो नई ऐसी बीमारी है जो बहुत फैल चुकी है, पीसीओडी और पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं। जो पहले, जब आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, वो गिने चुने किसी में होता है। लेकिन आजकल क्या है, एवरी फीमेल, आफ्टर एवरी 10th फीमेल एक को पीसीओडी है। कौन सी एज ग्रुप? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो भी 12 साल से लेके 45 ईयर्स की एज तक के बीच में। सो ये एक मॉडर्न एपिडेमिक की तरह हमारे बीच में आ गया है, पीसीओडी। तो आज हम एक मॉडर्न एपिडेमिक यानी कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी तक पहुंचने के लिए उसके सिम्टम्स को हम पहले अर्ली डायग्नोज कर लें तो उसका हम सोल्यूशन भी टाइमली ढूंढ सकते हैं। सो इसके भी सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि वंस इन अ वाइल अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो देयर इज नो इशू। बट पीसीओडी का सबसे पहला साइन यही है कि जो पीरियड्स हैं वो बहुत लेट आते हैं। जो हमारा अपर लिमिट है 35 डेज का, उससे ज़्यादा आ रहे हैं। और वो रेगुलरली लग रहा है कि 3 to 6 मंथ्स ऐसे ऊपर होके आ रहे हैं। फर्स्ट साइन तो यही होता है कि डिलेड पीरियड्स। सेकेंड साइन है एक्ने हो गया, पिंपल्स होने शुरू हो गए, जो कि ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, आपने कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लिया, लेकिन वो ट्रीट ही नहीं हो रहे, दोबारा अरप्ट हो रहे हैं। माइल्ड टू माइल्ड एक्ने दे आर कॉमन, जो कि हार्मोन जो नॉर्मल हार्मोन्स है उसके हिसाब से। अगर कोई ऐसा एक्ने है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, दोबारा हो ही जा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। थर्ड वन इज ऐसी जगह पे बाल आ जाने, हेयर ग्रोथ होनी, जैसे अंडर द चिन, ओवर द चेस्ट हो गई, या नॉर्मल आर्म्स पे, लेग्स पे नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ हो गई, वो सिम्टम्स है। कई लोगों को जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज हो जाता है, थिनिंग ऑफ द हेयर्स हो जाती हैं। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स। अगर आपको हो रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़ी माइन्यूटली आपने बताया, क्योंकि हमें बेसिकली पता होता है कि अगर इरेगुलर पीरियड है या फ्लो ज़्यादा है या या फिर डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, तो दैट कुड बी द लीड्स टू पीसीओडी और पीसीओएस। बट आपने जैसे बताया कि थिनिंग ऑफ हेयर भी हो गया है, उसका एक वन ऑफ द मेन कारण, और भी बहुत सारे जो रीजंस है उसको हमें एग्जामिन करना ज़रूरी है और डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आपने फर्स्ट एपिसोड में ये भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पीरियड्स के दौरान जो कि हमारी ना सिर्फ मूड फ्लक्चुएशन को लेकर बल्कि हमारे टोटल ओवरऑल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो अगर हम पीसीओडी और पीसीओएस पे बात करें, तो क्या ये जो टाइम फ्रेम है ये भी क्यूरेबल है या फिर उसको मैनेज किया जा सकता है? It is basically an epidemic because of our lifestyle only. Okay.
So I will not use a term curable. I will use a term manageable. Manageable. Okay. We can manage it, and even I will say we can reverse it. But it will not कि अगर हमने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया तो वो दोबारा नहीं होगा. अगर हमने अपना लाइफस्टाइल सेम रखा, अच्छा रखा, जिसमें डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, मैदा, बेकरी की चीज़ें, शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, हाई फाइबर डाइट, ये चीज़ें हम खाएंगे. एक्सरसाइज में कुछ भी, यू कैन स्टार्ट विद जस्ट वॉकिंग, देन यू कैन गो अप टू जॉगिंग, रनिंग, बैडमिंटन, योगा, or gymming if you like. But gym, I'll say mild to moderate gymming only, not more than that excessive, plus muscle strengthening exercise. Okay. That will keep a check on your glucose spikes. अगर आपकी ग्लूकोज स्पाइक्स पे चेक रहेगा तो ऐसे इंसुलिन पे भी आपका चेक रहेगा. सो ये दोनों चीज़ें, लाइफस्टाइल अगर हम अपना ठीक रखते हैं along with some kind of medicines we prescribe, उससे ये मैनेजेबल है और रिवर्सिबल भी है. बट यू नीड टू बी ऑन ऑलवेज हैव अ चेक ऑन योर लाइफस्टाइल ताकि वो दोबारा ना हो जाए. यू मेंशन्ड इट कि ये लाइफस्टाइल से बिल्कुल रिलेटेड है और एक्सरसाइज एंड डाइट के साथ साथ इसको मैनेज किया जा सकता है. डॉक्टर, अगर पीसीओडी या पीसीओएस की बात करें, क्या ये अफेक्ट डालता है फर्टिलिटी को भी? डेफिनेटली, बिकॉज अभी पीरियड्स डिले हो रहे हैं. व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं? पूरे साइकिल में छोटे छोटे एग्स बनते हैं, अल्टीमेटली दे गिव एनर्जी टू देयर वन एग. वो एक एग बनता है, फिर रप्चर होता है, फिर रिलीज होता है, और उसी एग से आगे प्रेगनेंसी होनी है या पीरियड्स आने हैं वो डिफाइन होता है. अगर आपके हार्मोन्स बिल्कुल रेगुलर हैं तो ये प्रॉपर साइकिल चलता रहेगा, ओवुलेशन होती रहेगी. और फर्टिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? ओवुलेशन चाहिए. ओके. और इसमें प्रॉब्लम ओवुलेशन की ही होती है. जो ओवुलेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम होती ही नहीं है साइकिल्स में. अगर होती भी है तो बहुत लेट डिले होती है, जिसके कारण पीरियड्स बहुत लेट हो जाते हैं. सो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी. ओके. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर रखें ताकि आप अपनी फर्टिलिटी को, पीसीओडी को पीछे रखो और फर्टिलिटी को गेन करो. अब आपने टच अपॉन कर लिया है टॉपिक फर्टिलिटी की बात अगर हम करें, तो क्या इसका अभी एज के साथ रिलेशन है? क्योंकि नाउअडेज जो हमारी मैरिज पैटर्न है वो ऑल टुगेदर चेंज हुआ है, तो एज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है फर्टिलिटी के ऊपर? एज का हैज़ अ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन फीमेल फर्टिलिटी, जिसमें 30 इयर्स की एज तक जो फीमेल है वो कुछ नंबर ऑफ एग्स के साथ वो पैदा हुई है. उसके बाद जैसे जैसे पीरियड आते हैं वो नंबर ऑफ एग्स डिक्लाइन कम होते जाते हैं. और सेकेंडली जो एज फीमेल की है वही उसके एग्स की एज है. सो एजिंग प्रोसेस ऑफ द एग्स इज ऑल्सो देयर. क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ डिक्रीजेज विद एज. जो 30 की एज तक है वो मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है, उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होती है टिल 35, और 35 के बाद शार्प डिक्लाइन होता है. और उसके बाद जो इवन द क्वालिटी एज वेल एज आई विल से क्वांटिटी, दोनों चीज़ों में शार्प डिक्लाइन होता है. तो बेस्ट टाइम टू गेट प्रेगनेंसी, इजीली गेट प्रेगनेंसी इज बिफोर 30 ईयर्स. बट एज सच अगर हम ट्रेंड देखें अब 30 तक तो करियर बनता ही है. डेफिनेटली करियर लेट, मतलब लेट हमारा स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आगे और डिलेड प्रेगनेंसी. यस यस, डिलेड प्रेगनेंसी, लेट मैरिजेस, लेट बेबीज प्लानिंग होती है. उसमें वी कैन ऑप्ट अ मेथड विच वी से एग फ्रीजिंग. अगर किसी को पता है कि एट एन एज ऑफ 35 और विल से 40 आई विल नॉट हैव एनी चाइल्ड, लेकिन आप अपनी उस क्वालिटी को और क्वांटिटी को फ्रीज कर सकते हो. दैट इज एग फ्रीजिंग. इट इज़ जस्ट अ मिनी IVF, बट उसमें हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करनी है, लेकिन आपके एग्स सेव करके हमने रख लेने हैं कि वेन एवर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी आपको अपने आप भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है. बट इन केस you are unable to conceive at that time, supposedly after 35, you can use that frozen eggs for your pregnancy, and the quality will be much better than the age you are in. तो एक विमेन के लिए एग फ्रीजिंग इज अ सेफर ऑप्शन, क्योंकि आजकल ये भी आप कहें कि ट्रेंड में भी है या इसके बारे में अवेयरनेस भी है और इसको लेकर बात भी हो रही है. इनफैक्ट
दोज वुमेन जो कि अभी शादी में नहीं गई हैं लेकिन उनकी एज 35 क्रॉस कर चुकी है, तो क्या आप उनको भी सजेशन देना चाहेंगे? उनको भी सजेशन है कि एग फ्रीजिंग ज़रूर करना चाहिए। डेफिनेटली अगर किसी को है कि हमें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हम वी विल नॉट गेट मैरिड, विल नॉट हैव अ बेबी, उनके लिए तो डिफरेंट है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आई मे गेट मैरिड एंड विल प्लान अ प्रेगनेंसी, उनको डेफिनेटली एग फ्रीजिंग करनी चाहिए। हम अपने क्लिनिक में सबको जो कि नॉट दे आर नॉट मैरिड एट अ सर्टेन एज एंड एट प्रेजेंट दे आर नॉट प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, उनको हम ऑप्शन देते हैं एग फ्रीजिंग की। ओके डॉक्टर, आपने इस कॉन्वर्सेशन में एक बार मेंशन किया था आईवीएफ, तो आईवीएफ को लेकर भी बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दिल और दिमाग में रहती हैं। बहुत सारी हमें बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कुछ लगता है कि अगर पहला बच्चा आईवीएफ से हुआ है तो नेक्स्ट चाइल्ड हमारा नॉर्मल हो सकता है नहीं, बड़ी सारी ऐसी चीजें। तो और क्या आईवीएफ से भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या वो सी सेक्शन ही होगा? सो दीज अ फ्यू काइंड ऑफ मिथ जो कि हमारे दिमाग में, उसको लेकर आप क्या बताना चाहोगे? डेफिनेटली ये सारे मिथ्स ही हैं। आई विल फर्स्ट, जो मुझे एक्चुअली सुनने में सबसे मिलता है, ज्यादा बहुत सुनने को मिलता है, सबसे ज्यादा सुनने को यही मिलता है कि मैडम चेंज तो नहीं हो जाएगा, ये हमारा ही बच्चा होगा, किसी और का तो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन इतना आईवीएफ सेंटर्स हमारे इतने स्ट्रीमलाइन होते हैं कि वो सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। वो प्रॉपर चेकिंग एट ईच एंड एवरी, मल्टीपल पीपल्स आर इन्वॉल्व। और जब भी हम किसी सीमन को या हम किसी एग को हैंडल करते हैं तो उसकी प्रॉपर हर एक, जो जिसके पास भी है, उसकी प्रॉपर रीचेकिंग होती है। व्हेन वी पुट इट इनटू द मदर्स वूम, तब भी रीचेकिंग होती है। ओके मदर को भी रीचेकिंग कराई जाती है जिसके अंदर डालना है। दूसरा मिथ कि फर्स्ट आईवीएफ है तो सेकंड भी आईवीएफ होगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं जब एक बेबी हाथ में आ जाता है उनके हार्मोन्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस जो कि मेरे पास फर्स्ट के प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरे पास बच्चा नहीं है, वो स्ट्रेस वो होता है, वो इतना रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स, यस, वो अपना स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लेते हैं। सो इट इज नॉट कि हमेशा ही कि अगर फर्स्ट आईवीएफ है तो सेकंड भी आईवीएफ होगा। ओके तो ये तो कुछ ऐसे हैं जो कि मिथ आपने ब्रेक किए हैं। लेकिन अगर उन पेरेंट्स को या स्पेसिफिकली उन कपल्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि पेरेंट बनना चाहते हैं, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे, सो व्हाट आर द स्टेप दे शुड फॉलो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर एज 35 से कम है तो हम बोलते हैं कि अगर 1 साल हो गया है आपको मैरिज को और कंसीव नहीं हो पा रहा है, then you need to go to the doctor and few tests are there, मेल के भी फीमेल दोनों के, नॉट जस्ट फीमेल, आई एम्फसाइज मेल के भी टेस्ट होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस में क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम उसी प्रॉब्लम को डील करें। और अगर एज 35 से ज्यादा है तो 6 मंथ्स का, अगर आपको लग रहा है कि 6 मंथ से हम ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो विद इन 6 मंथ्स आपको जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ भी प्रॉब्लम है, उस पर वर्कअप किया जा सके। ओके डॉक्टर, एक ये भी चीज़ बड़ा आजकल विटनेस की जा रही है। एक तो आपने बताया कि एज फैक्टर इज द की पॉइंट जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही, कंसीव करने में दिक्कत आ रही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एवरीडे शेड्यूल का स्ट्रेस भी है। चाहे हमसे कोई पूछेंगे तो नहीं नहीं हमें तो स्ट्रेस नहीं है, बट ऑटोमेटिकली वी हैव एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम गेटिंग अप टू रीचिंग होम। आपको क्या लगता है कि आप जब आप छोटे थे आपके मम्मा पापा को क्या स्ट्रेस होता होगा? उनको किसी गाड़ी का स्ट्रेस नहीं था, उनको किसी बड़े घर का स्ट्रेस नहीं था, उनको ये भी स्ट्रेस नहीं था कि हमने कहीं लाविश होटल में जाके हम एक दिन जाके खा के आएंगे। मतलब उनकी जो दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, दैट वाज वेरी स्पेसिफिक, कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चे कुछ अटेन कर लें, हम इनको कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम दे दें। और हम अब वाला जनरेशन है, उसमें क्या स्ट्रेस होता है, we need to work hard, we need to bring I want a big car and I want this, I want a big house, so उसके पीछे हम भागते हैं और फिर अल्टीमेटली हम इतना काम कर रहे हैं, गर्ल्स स्पेशली, कि उनके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो डिफरेंट
लेवल पे चले जाते हैं। और सेम एक ही ब्रेन है, उसी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने हैं, उसी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, जिनसे पीरियड्स रेगुलर होने हैं, जिनसे प्रेगनेंसी होनी है। तो अगर हम स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देंगे तो फिर वो बाकी बेचारे हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली वो उसमें तो आएगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन वो जो रेशियोज होती हैं, जो ट्यून है, वो हमारी खराब हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी होनी है। ये कुछ नए शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने ये सारी सीरीज में जरूर इनकलकेट कर रहे हैं। दैट इज अ ट्यून, हर हार्मोन की एक ट्यून होती है, और जरूरी है कि हम अगर अपनी लाइफ की ट्यून को बेटर करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। लाइक डॉक्टर सेड कि पहले हमारे पास बेसिक चीजें होती थी, हमारे मम्मी पापा को वो सारी चीजों का टेंशन नहीं होता था, बड़ी गाड़ी, घर, बाहर खाना खाने जाना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ब्रांड। और हमने एक चीज और ऐड कर दी है उसके अंदर, सोशल डिजिटल लाइफ, हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, वो सारी चीजें भी हम पोस्ट करते हैं। तो जरूरी है कि हम उसमें रह कर भी उससे कुछ अलग रहें, ताकि अपनी लाइफ को हम स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। अच्छा, अनदर एंड लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का, कि दो बच्चों के बीच का जो गैप, पहले तो सेकंड चाइल्ड होना ही अपने आप में एक अनदर ब्लेसिंग है, दो बच्चों के बीच का जो ये गैप होना चाहिए डॉक्टर, वो आइडियल गैप क्या आप कहेंगे? द आइडियल गैप इज 3 to 5 years। जो एक प्रेगनेंसी जब होती है, उसमें जो बॉडी, फिजिकल, मेंटल जो एक फीमेल का यूज हुआ है, उसको बैक टू नॉर्मल आने में मिनिमम 3 years लगते हैं। सो एक बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए 3 to 5 years लगते हैं। सो द बेस्ट एज गैप इज 3 to 5 years। और इससे बच्चा भी आपका 3 years का जो है, बड़ा बच्चा, जिसके मतलब द वन यू आर हैविंग चाइल्ड, वो वाला बच्चा भी 3 साल का थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा समझदार हो जाता है। सो दोनों तरफ से, फ्रॉम द पर्पस ऑफ द मदर एज वेल एज फ्रॉम द बेबी, काफ़ी चीज़ें इन कंट्रोल होती हैं। सो 3 to 5 years इज द बेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन टू बेबीज। और आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ ब्रेक, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपको जोड़ सकें। इस एपिसोड में हमने पीसीओडी, पीसीओएस पर बात की कि किस तरीके से हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को इससे दूर रख सकते हैं, और अगर है तो हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके साथ साथ हमने लिंकअप किया कि किस तरीके से जो फर्टिलिटी को ये इम्पैक्ट डालती है, और मिथ तोड़े आईवीएफ को लेकर, एग फ्रीजिंग के साथ जरूर सही टाइम पर सही फैसला लेना चाहिए। यस, जब है प्रेगनेंसी की बात, पेरेंटिंग की बात, तो क्यों ना नेक्स्ट एपिसोड में सारी बातें की जाए। सो डॉक्टर, आप परमिशन देते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाएं? यस, श्योर, आई विल लव टू। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग एक अनदर एपिसोड के साथ, जहां पर हम वुमेनहुड को सेलिब्रेट करेंगे और उनकी सेहतों का और ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।